बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब घर पर हैं और स्वस्थ हैं। बच्चों, कोरोना के संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। इसके लिए आपको विशेष सावधानियाँ बरतनी चाहिए। जैसे जब भी आप घर से बाहर जाएं, अपने नाक और मुंह को दुपट्टा, गमछा या मास्क से ज़रूर ढकें। हाथों को साबुन से धोते रहें। सैनिटाइज़र का भी उपयोग करें और भीड़ भाड़ वाली जगहों में शारीरिक दूरी 2 गज की दूरी बना कर रहें। बच्चों, आज मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित शनिवार में एक विशेष प्रकार की आपदा, जिसे सामाजिक आपदा भी कहते हैं, इसके बारे में हम लोग ढेर सारी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे और इसके रोकथाम के उपायों के बारे में भी जानेंगे। बच्चों, आज के परिवेश में बहुत सारी कुरीतियाँ जो सामाजिक आपदा का रूप ले चुकी हैं, जैसे बाल विवाह, बाल शोषण, बच्चों के साथ छेड़छाड़, ये सारी आपदाओं से के रोकथाम के बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे और आपको जागरूक किया जाएगा। बच्चों, आज आपके अधिकारों के बारे में, जैसे जीने का अधिकार, सहभागिता का अधिकार, विकास का अधिकार और सुरक्षा का अधिकार, इन सभी अधिकारों के बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, आज का एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देने वाला है। आज के एपिसोड को बहुत ध्यान से सुनें, बिल्कुल मिस ना करें और अंत तक देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। अरे मुनिया, स्कूल में बच्चों को आपस में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जो सावधानियां रखनी है, उसके बारे में क्या बताओगी? मैं अपने साथ पढ़ने वाले स्कूल के सभी बच्चों को ये बताऊंगी। हम सबको स्कूल में आते समय अपने मुंह पर मास्क लगा के रखना है या कपड़ा बांध के रखना है। दूसरा ये कि प्रार्थना के समय, क्लासरूम में और मैदान में खेलते समय आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी जरूर बनाकर रखनी है। और क्या? भूल गई, मैं बताता हूँ। लंच ब्रेक के समय, पानी पीते जाते समय और छुट्टी के समय पर भी आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखनी है। और क्या क्या बताओगी? ये भी बताऊंगी कि हम सबको बार बार अच्छी तरह से साबुन और पानी से 40 सेकंड तक हाथ धोना है। और हाँ, एक बात और बताऊंगी कि खांसते या छींकते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारा मास्क चेहरे पर अच्छी तरह से लगा हो। और सभी को ध्यान रखना पड़ेगा कि खांसते और छींकते समय मुंह से जो लार की बूंदें निकलती हैं, वो किसी सतह पर या किसी दूसरे बच्चे के ऊपर ना गिरे। और क्लासरूम में मेज, कुर्सी या कंप्यूटर के कीबोर्ड, दरवाजे की हैंडल जैसी चीजों को बेवजह ना छुएं। और अगर छू लेते हैं तो सबसे पहले हाथों को साबुन और पानी से धो लें। और क्या? बोलो। और देखा, फिर भूल गई ना। मैं बताता हूँ। अरे किसी भी दोस्त को आपस में हाथ नहीं मिलाना है, गले नहीं मिलना है, दूर से ही बात करनी है। हाँ दुक्कू, याद आया, अगर किसी को सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार है तो स्कूल नहीं आना है और डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवा लेनी है।
और इसके अलावा रेडियो और टीवी पर स्कूली बच्चों के लिए मीना की दुनिया, आधा फुल और गली गली सिम सिम जैसे मनोरंजक और शिक्षाप्रद कार्यक्रम भी आते हैं। स्कूल से आकर इन्हें भी तो देखना और सुनना नहीं भूलना है। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और सभी को बताएंगे। मिलजुल कर कोरोना को हराएंगे और बन जाएंगे कोरोना चैंपियन। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। बाल अधिकार, चाइल्ड राइट्स। इस मॉड्यूल में हम बाल अधिकारों के विषय की जानकारी प्राप्त करेंगे। बचपन का खेलकूद व कहानियाँ बच्चों को जीवन भर शिक्षा देती हैं, हर परिस्थिति से लड़ने और निपटने की ताकत देती हैं। बच्चे के स्वभाव, विचार, संस्कार तथा उनका स्वास्थ्य काफ़ी हद तक उनके बचपन पर ही निर्भर करता है। बचपन की अच्छी परवरिश बच्चों का सही मायने में शारीरिक तथा मानसिक विकास करता है। इसलिए हर बच्चे को एक खुशनुमा बचपन मिले, यह बेहद ज़रूरी है। बाल अधिकार समस्त नाबालिगों की देखभाल, विशिष्ट सुरक्षा हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करता है। भारत सरकार ने इसे दिनांक 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत किया तथा हर साल 20 नवंबर को बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। यूं तो बालिकों को अनेकों अधिकार प्राप्त हैं, जिसके मुख्य अधिकार निम्नांकित हैं। विकास का अधिकार। बच्चा सशक्त व्यक्तित्व का नागरिक बने, अतः उसके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक शिक्षा, देखभाल, सामाजिक सुरक्षा तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल होने का उसे अधिकार प्राप्त है। संरक्षण का अधिकार। बच्चे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, उन्हें दुनियादारी, अच्छे बुरे तथा सही गलत की पहचान नहीं होती, अतः उन्हें सुरक्षा व संरक्षण की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत शोषण, दुर्व्यवहार, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार, उपेक्षा तथा विशेष संरक्षण का अधिकार उन्हें प्राप्त है। सहभागिता का अधिकार। बच्चों में अनेक जिज्ञासाएं होती हैं, वे स्वयं को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, स्वतंत्र रूप से कुछ करना चाहते हैं, अहम बातचीत और निर्णय में शामिल होना चाहते हैं। अतः प्रत्येक बच्चे को स्वयं से जुड़े हर मुद्दे पर अपनी बात भयमुक्त रूप से कहने का अधिकार है।
शिक्षा का अधिकार। शिक्षा एक मजबूत माध्यम है जिसके द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव है। अतः बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इसलिए प्रत्येक माता पिता और अभिभावक का दायित्व है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए विद्यालय में प्रवेश दिलवाएं। राज्य सरकार का दायित्व। यह राज्य सरकार का दायित्व है कि वह प्रत्येक बच्चे के प्रवेश, उपस्थिति व उनकी प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करें और उनकी निगरानी करें तथा प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का भयमुक्त, भेदभाव रहित समान अवसर प्रदान किया जाए। बच्चों की उपेक्षा, क्रूरता तथा शोषण के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार। यह बच्चों का अधिकार है कि 14 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी फैक्ट्री या खदान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है और ना ही किसी अन्य खतरनाक उद्योग में नियुक्त किया जा सकता है। मानसिक तथा शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों को विशेष उपचार, देखरेख तथा शिक्षा का अधिकार है। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012। यह अधिनियम बहला फुसलाकर यौन प्रयोजन के लिए की गई मानवीय तस्करी से निपटने के लिए है। यह लैंगिक रूप से निष्पक्ष है तथा 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को समाहित करता है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR). इसकी स्थापना मार्च 2007 में कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। इसकी स्थापना देश में बाल अधिकारों की रक्षा, संवर्धन और बचाव के लिए की गई थी। अधिकारों का हनन एक सामाजिक आपदा। बाल अधिकार तथा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) को आए हुए वर्षों गुजर चुके हैं, लेकिन बाल अधिकार का हनन इस स्तर पे हुआ है कि आज के समाज का यह ज्वलंत मुद्दा एक बहुत बड़े सामाजिक आपदा का रूप धारण कर चुका है। यह बेहद दुखद है कि आज के समय में बच्चों के जीवन में उपेक्षा तथा दुर्व्यवहार की घटनाएं कम होने की बजाय काफ़ी बढ़ गई हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि बच्चे अपने अधिकारों के विषय में जानें ताकि अपने साथ किसी तरह के भेदभाव या अत्याचार होने पर वह इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकें। एक अध्यापक के रूप में हमारा यह नैतिक दायित्व बनता है कि हम बाल अधिकारों के संबंध में सबसे पहले स्वयं तथा अपने साथी अध्यापक को जागृत करें। उसके बाद बच्चों तथा उनके माता पिता को जागरूक करें। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए मीना मंच, बाल संसद तथा बाल प्रेरक एक सशक्त मंच है जो अपना योगदान प्रभावी रूप से दे रहे हैं। मीना मंच बालिका शिक्षा के लिए यूनिसेफ की एक परियोजना के तहत देश के कई राज्यों में प्राथमिक विद्यालयों में मीना मंच की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। मीना को केंद्रीय पात्र बनाकर कई कहानियाँ तथा फिल्मों की रचना भी की गई है। ये मंच बाल अधिकार के प्रति बालिकाओं को जागृत करता है। बाल संसद विद्यालय के छात्र छात्राओं का एक मंच है। इससे जीवन कौशल का विकास, बच्चों में नेतृत्व एवं निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करने, विद्यालय गतिविधियों एवं प्रबंधन में भागीदारी बढ़ाने, विद्यालय को आनंददायी, सुरक्षित और साफ सुथरा रखने के प्रति बच्चों को जागृत करता है। बाल प्रेरक आपदा के विभिन्न विषयों के द्वारा सुरक्षा के अधिकारों के प्रति अपने साथियों को तथा इन्हीं बच्चों द्वारा माता पिता तथा अभिभावक को आपदाओं के प्रति जागरूक करते हैं।
तमाम कोशिशों के बावजूद दुखद त्रासदी यह है कि आज भी समाज में बाल अधिकारों का हनन हो रहा है। इसलिए इस गंभीर विषय पे संवेदनशील तरीके से सोचना होगा। बालकों को अपने विकास के उत्तम अवसर मिले, वे आगे चल के इस देश के सबल एवं सफल नागरिक बन सके, इसके लिए हमें सतत प्रयास में रहना होगा कि बाल अधिकार का किसी भी स्तर पर या किसी पक्ष में भी हनन ना हो। आज के बालक कल के भारत का उज्जवल भविष्य हैं। चलिए हम सब मिलकर देश के भावी निर्माताओं को सशक्त तथा सबल बनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, आज हम लोग वर्ल्ड चिल्ड्रन डे, विश्व बाल दिवस के बारे में बात करेंगे। विश्व बाल दिवस को पहली बार 1954 में यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे के रूप में स्थापित किया गया था और हर साल 20 नवंबर को मनाया जाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता, दुनिया भर के बच्चों में जागरूकता और बच्चों के कल्याण में सुधार हो सके। इस वर्ष विश्व बाल दिवस मनाने का थीम जलवायु परिवर्तन है। जलवायु बदलने का असर पूरे विश्व के मानव एवं पशु पक्षियों पर व्यापक रूप से देखने को मिल रहा है। क्या आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की आपदाओं की तीव्रता और इसका प्रभाव भी जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम है। आगे हम लोग उदाहरण स्वरूप देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन का क्या असर हुआ है। जलवायु परिवर्तन कैसे होता है? प्राकृतिक कारणों की वजह से पहले भी जलवायु परिवर्तन होते रहे हैं, पर उनकी गति बहुत धीमी थी। जिस तेजी से पिछली शताब्दी में जलवायु परिवर्तन दिखा है, उसके पीछे मानव जनित कारण अधिक हैं। मौसम की अपनी खासियत होती है, लेकिन अब इसका ढंग बदल रहा है। गर्मियां लंबी होती जा रही हैं और सर्दियां छोटी। पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। यही जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन के कुछ प्राकृतिक कारक हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, पृथ्वी का झुकाव, महाद्वीपों का खिसकना और समुद्री तरंगें। जलवायु परिवर्तन से आपदाएं भी बढ़ रही हैं। विभिन्न प्रकार की आपदाओं की तीव्रता और इसका प्रभाव भी जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम है, जैसे बाढ़, अगलगी, आंधी, ठनका, लू, सुखाड़ और शीतलहर। प्रमुख आपदाओं में बाढ़। कई प्रमुख एवं अनेक छोटी बड़ी नदियों से घिरे क्षेत्रों में बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा का रूप ले लेती है। पिछले 2 दशकों में जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा की मात्रा, आवृत्ति, तीव्रता एवं समय में बदलाव हुआ है और अचानक आने वाली बाढ़ की संख्या बढ़ी है। क्षेत्रों में भी परिवर्तन हुआ है। जल जमाव क्षेत्र बढ़ा है। छोटी नदियां भी खतरनाक होने लगी हैं। अगलगी। पिछले 2 दशकों से लगातार बढ़ रही गर्मी, सूख रही धरती, ठूंठ हो रहे पेड़ और झुग्गी झोपड़ियों की अधिकता ने मानव जनित आग को भी आपदा में तब्दील कर दिया है। अगलगी की घटनाएं प्रमुख रूप से गर्मियों के दिनों में ही होती हैं। आंधी। पिछले 2 दशकों में आंधी तूफान के आने का क्रम बढ़ा है, जिस कारण स्थानीय स्तर पर भी हुदूद जैसा चक्रवाती तूफान मानव जीवन, आजीविका, रहन सहन और संपूर्ण परिस्थितिकी को प्रभावित कर रहा है। ठनका या वज्रपात। विगत कुछ वर्षों में ठनका यानी आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में तेजी आई है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बाढ़ एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ठनका जैसी आपदा की तीव्रता एवं आवृत्ति में जलवायु परिवर्तन के कारण वृद्धि हुई है। लू या गर्म हवाओं का चलना। जलवायु परिवर्तन के कारण 1960 से 2009 के बीच गर्मियों के दौरान तापमान में इजाफा हुआ है। इस कालखंड में हीट वेव की अवधि, घटनाओं और तीव्रता में भी वृद्धि हुई है, विशेषकर उत्तर, दक्षिण और पश्चिमी भागों में। भारत में
1985 से 2009 के बीच इससे पहले के 25 वर्षों, जिसमें 1960 से 1984 के मुकाबले लू की घटनाओं में 50% की बढ़ोतरी हुई है। सुखाड़। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में लगातार वृद्धि होती जा रही है, जिससे धरती गर्म हो रही है। बारिश की कमी एवं अनियमितता के कारण जल स्रोत सूखते जा रहे हैं। मिट्टी की नमी में कमी हो रही है। भूमिगत जल स्तर तेजी से गिर रहा है। यह कृषि एवं उपज को प्रभावित कर रही है। शीतलहर। जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यंत प्रतिकूल मौसम होने से मानव जीवन पर खतरा बढ़ रहा है। इसके कारण दुनिया भर में लोग अत्यधिक शीतलहर झेलने को विवश हैं। जलवायु परिवर्तन से आया यह बदलाव पिछले कुछ वर्षों में गंभीर रूप ले चुका है और भविष्य में इसमें और वृद्धि का अनुमान है। आइए अब हम लोग देखेंगे जलवायु परिवर्तन के मानवीय कारक। इसमें बढ़ता औद्योगिकरण, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, बढ़ती जनसंख्या और ऊर्जा की खपत में वृद्धि है। अंधाधुंध औद्योगिकरण। 18वीं सदी में हुई औद्योगिक क्रांति के बाद 19वीं शताब्दी में उद्योगों की तीव्र वृद्धि से पर्यावरण को काफी नुकसान हुआ है। उद्योगों में प्रयुक्त कोयले व बिजली की अत्यधिक खपत भी ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ा रही है और जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव डाल रही है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, वन व पेड़ पौधों का कम होना, बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई होने के कारण धरती पर वन क्षेत्रों में तेजी से कमी आ रही है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ रही है, जो तापमान बढ़ने का प्रमुख कारण है। संख्या वृद्धि। बढ़ती जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का तीव्र गति से दोहन हो रहा है। नतीजतन प्रदूषण बढ़ने के साथ साथ मनुष्य को भोजन एवं आवास के लिए वन भूमि को खेती भूमि में परिवर्तित किया जा रहा है, जो अत्यंत हानिकारक है। यह पारिस्थितिकी तंत्र पर व्यापक असर डाल रही है। ऊर्जा की खपत में वृद्धि। अत्यधिक जीवाश्म ऊर्जा खपत आज की वर्तमान विकास प्रणाली खनिज तेल और प्राकृतिक गैस व कोयले के उपयोग पर निर्भर है, जिसके जलने के बाद अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड नामक गैस निकलती है, जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न आपदाओं के प्रभाव को कम करने के उपाय। विद्यालयों में वर्षा जल संग्रह की व्यवस्था करना, पर्यावरण के प्रति बच्चों को संवेदित एवं जागरूक करना, छोटे बच्चों को चित्रों के माध्यम से आपदा की स्थितियों के बारे में बताना, पोस्टर प्रदर्शनी, पेंटिंग प्रतियोगिता आदि का आयोजन करना और विद्यालय के चारों तरफ छायादार पेड़ लगाना जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न आपदाओं के प्रभाव को कम करने के बेहतर उपाय हो सकते हैं। संकल्प। यह आवश्यक है कि जलवायु को प्रदूषण मुक्त करने के लिए इस वर्ष विश्व बाल दिवस के अवसर पर लोगों को जागरूक करने का हम सभी संकल्प लें। चलो एक पेड़ लगाएं, प्रकृति पर्यावरण को बचाएं। बच्चों, आपसे उम्मीद है कि इस दिवस को अवश्य मनाएं और अपने नाम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं। धन्यवाद। नमस्कार। मैं तनु कुमारी उच्च माध्यमिक विद्यालय परसौनी विश्व की 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। जलवायु परिवर्तन क्या है, मैं इसके बारे में आप सबको बताने जा रही हूँ। किसी स्थान के मौसम में परिवर्तन अचानक हो सकता है, जबकि जलवायु में परिवर्तन मंद गति से होता है। इसको हम कम समय में महसूस नहीं कर सकते हैं। एक लंबे समय के बाद यदि किसी क्षेत्र विशेष में कोई परिवर्तन दिखाई देता है तो उसे उस वहाँ की जलवायु में हो रहे परिवर्तन के रूप में हम देख सकते हैं। इसे जलवायु परिवर्तन हम कह सकते हैं। अचानक आए जाने वाली विपदा की भांति प्रभावशाली न होकर
यहाँ पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं के लिए असंतुलित उत्पन्न करने वाली समस्या जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन का सीधा अर्थ जैसे तापमान, वर्षा, हवा, नमी इत्यादि है। जलवायु परिवर्तन उन बदलावों से है जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं। धन्यवाद। मौसम में हुए बदलाव को ही हम जलवायु परिवर्तन कह सकते हैं। जैसा कि बारिश के समय में इतना बारिश होना जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और गर्मी के समय में इतना गर्मी होना जिससे सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाना, ठंडी इतना अत्यधिक पड़ना जिसके कारण हमें सितंबर में जब ठंडी पड़ती थी तब हम रजाई ओढ़ते थे, लेकिन अभी इतना परिवर्तन हो चुका है कि हम अभी नवंबर में रजाई ओढ़ सोते हैं ठंडी के। इसी को ही हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जलवायु परिवर्तन का अर्थ है तापमान, बारिश, हवा, नमी जैसे जलवायुवी घटकों में दीर्घकाल के दौरान होने वाले परिवर्तनों से है। जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य उन बदलावों से है जिन्हें हम लगातार अनुभव कर रहे हैं। मैं निशा कुमारी उच्च माध्यमिक विद्यालय परसौनी 20वीं के 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। जलवायु परिवर्तन क्या है इसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। किसी स्थान में मौसम में परिवर्तन अचानक हो सकता है, लेकिन जबकि जलवायु में परिवर्तन मंद गति से होता है, इसको कम समय में महसूस नहीं किया जा सकता है। एक लंबे समय के बाद किसी क्षेत्र विशेष में मौसम में कोई बदलाव दिखाई देता है तो उसे हम वहाँ की जलवायु में हो रही परिवर्तन के रूप में देख सकते हैं, अथवा उसे हम जलवायु परिवर्तन कह भी सकते हैं। धन्यवाद। जलवायु में प्राकृतिक भिन्नता जो महीने महीने, मौसम से मौसम, साल से साल और दशक से दशक तक होती है को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जलवायु परिवर्तन का पूरे विश्व में संकट बढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों से जलवायु में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। मौसम की तो अपनी ही खासियत होती है, लेकिन अब उसका भी ढंग बदल रहा है। गर्मियाँ लंबी हो रही हैं और सर्दियाँ छोटी। पूरी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। यही है जलवायु परिवर्तन। मैं सुधीर कुमार परसौनी 20वीं के 9वें वर्ग का छात्र हूँ। जलवायु परिवर्तन के क्या क्या कारण हैं इनके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। जलवायु परिवर्तन के मुख्यतः 2 कारण हैं। पहला प्राकृतिक कारण, दूसरा मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण जैसे ज्वालामुखी का विस्फोट होना, महाद्वीपों का खिसकना, समुद्री तरंगे तथा पृथ्वी का झुकाव। दूसरा मानवीय कारण जो कि प्रमुख है, जैसे औद्योगिकरण का बढ़ना, जनसंख्या में वृद्धि, भौतिक संसाधनों का दुरुपयोग करना तथा ऊर्जा के खपत में वृद्धि होना। जलवायु परिवर्तन से बच्चों पर भी अधिक प्रभाव पड़ते हैं, जैसे बाढ़ आना, जगह जगह सड़कें टूट जाना, विद्यालय में पानी भर जाना, खेतों में पानी भर जाना, जिससे किसान के कृषि में कमी हो जाती है और आय में भी कमी हो जाती है, जिससे बच्चे की भरण पोषण, शिक्षा में, स्वास्थ्य में कमी हो जाती है। जून जुलाई के मौसम में गर्मी बढ़ जाती है, जिससे बच्चों की स्कूल में ज़्यादा दिन छुट्टी हो जाते हैं, जैसे बच्चे बीमार ज़्यादा हो जाते हैं, बच्चे स्कूल जाना बंद कर देते हैं और बच्चे का स्वास्थ्य बिगड़ जाते हैं। धन्यवाद। जलवायु परिवर्तन के 2 कारण, पहला प्राकृतिक कारण और दूसरा मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण और समुद्री तरंगे के कारण या नहीं तो पृथ्वी के झुकाव होने के कारण प्राकृतिक कारण होता है। मानवीय कारण जनसंख्या में बढ़ोतरी होने के कारण और पेड़ पौधे के कटने के कारण या नहीं तो ऊर्जा की खपत होने के कारण मानवीय कारण होता है। धन्यवाद। जलवायु परिवर्तन के कारण विभिन्न सारे प्राकृतिक और मानवीय आपदाएं जन्म लेती है, जैसा कि भूकंप, बाढ़, सुखाड़, आगजनी, आंधी, तूफान इत्यादि। इन सभी आपदाओं के कारण विद्यालय बंद हो जाता है, जिससे बच्चे का पढ़ाई अवरुद्ध हो जाता है, बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बाधित हो जाता है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। इन सभी कारणों से बच्चे के जीवन का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। धन्यवाद।
हमारी पृथ्वी गतिशील है, इसमें प्राकृतिक रूप से बदलाव होते रहते हैं। जलवायु परिवर्तन, बिजली और कोयले की खपत से ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधन को नष्ट किया जा रहा है। आजकल धरती पर पेड़ पौधे बहुत कम होते जा रहे हैं। यही सब के प्रमुख कारण है जलवायु परिवर्तन के। धन्यवाद। शुद्ध रखना हमारी जिम्मेदारियों में से एक है। अगर हम एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो हमारे वातावरण को भी शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने घरों के साथ साथ अपने आसपास की जगहों का भी सफाई का ध्यान रखना चाहिए। हमें गाड़ियों एवं फैक्ट्रियों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। इससे वातावरण हरा भरा और साफ़ सुथरा होगा। जो चीज़ें दोबारा इस्तेमाल हो सकती हैं उन्हें हमें ना फेंक कर दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हम पुराने प्लास्टिक बॉटल में पौधे लगाने का काम कर सकते हैं। जब भी हम बाहर खरीदारी करने जाएं तो प्लास्टिक ना लेकर थैले या पेपर बैग का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें बचे हुए पानी का संरक्षण करना चाहिए जिसे हम दोबारा इस्तेमाल कर सकें। अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो हमारा वातावरण शुद्ध और हरा भरा होगा। धन्यवाद। पर्यावरण हमें अनगिनत लाभ देता है जिसका कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते, किंतु पर्यावरण को हमने अनजाने में अनेक तरह से नुकसान पहुंचाया है। हम फ्रिज, एसी का उपयोग कम करके वायुमंडल में ओजोन लेयर में होने वाले क्षति को कम कर सकते हैं। वृक्षारोपण कर जलवायु में हो रही परिवर्तन को कम किया जा सकता है। साथ ही नए नए तरह के आपदाओं के आमंत्रण से बच सकते हैं। हमें सरकार के भरोसे न रहकर स्वयं भी प्रयास करना चाहिए कि हम आपदाओं से बचे रहें और सुखी रहें। धन्यवाद। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, सूखा पड़ रहा है, अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, बाढ़ आ रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बच्चे अत्यधिक बीमार पड़ रहे हैं, चर्म रोग बढ़ रहे हैं, कई तरह के जीव जंतु जो है वो विलुप्त हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के यही मुख्य प्रभाव। किसी क्षेत्र विशेष में लंबे समय तक मौसम की दशा को हम जलवायु कहते हैं। अतः किसी क्षेत्र विशेष के औसत मौसम में आने वाले परिवर्तन को ही जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जलवायु परिवर्तन को वैश्विक स्तर पर एवं किसी क्षेत्र विशेष में भी महसूस किया जा सकता है। आजकल जलवायु परिवर्तन एक संकट का विषय है। यदि विश्व की बात करें तो हिमनद बहुत सारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं जिसकी वजह से प्राकृतिक आपदाओं का संकट है एवं बहुत सारे द्वीप के डूबने का भी खतरा बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस गैस की बढ़ोतरी औद्योगिक क्रांति के बाद से हुई जो जलवायु परिवर्तन की मुख्य वजह बनी। इससे होने वाले संकट का हम सभी आजकल सामना कर रहे हैं। यदि वर्तमान की बात करें तो पूरा विश्व आज एक जलवायु परिवर्तन की समस्या से जूझ रहा है। वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए हम कई उपाय कर सकते हैं। जैसे अगर हमें कहीं पास में ही जाना हो तो हम स्कूटर का इस्तेमाल ना कर पैदल भी जा सकते हैं। अपने वातावरण के जल स्रोतों को हमें गंदा नहीं करना चाहिए ताकि वह जल पीने लायक बन सके। फैक्ट्रीज के चिमनियों को ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई पर होना चाहिए ताकि वह हमारे वातावरण को कम से कम दूषित कर सके। रेफ्रिजरेटर्स, कूलर से जो CFC गैस निकलती है वह हमारे वातावरण को गर्म कर रही है जो वह हमारे वातावरण को हानि पहुंचाता है। इसीलिए हमें रेफ्रिजरेटर्स, कूलर का कम से कम इस्तेमाल करने चाहिए। और सबसे ज़रूरी हमें पेड़ जरूर से ज़रूर लगाना चाहिए ताकि वह हमारे वातावरण को सुरक्षित रख सके। धन्यवाद। The entire world is facing a big issue that is climate change and the dangers are very evident. So we need to work on it. We must plant more and more trees. We must save every drop of water because every drop matters. We must use more and more renewable sources of energy, consume less, waste less and live more. Thank you. परिवर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है जल और वायु में बदलाव होना। इनके प्रमुख 3 घटक हैं, वर्षा, जल और नमी। इन्हीं से मिलकर बना जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के कई तरीके हैं, जैसे भूमिगत जल का उपयोग कम से कम मात्रा में करना, पर्यावरण को संतुलित रखना, कम धुआं देने वाली वाहनों को प्रयोग में लाना, फैक्ट्रियों की चिमनियाँ कम से कम पर्यावरण के संपर्क में रहे और हर देश के 33% भूभाग पर वन का विस्तार होना अति आवश्यक माना जाए। धन्यवाद। जलवायु परिवर्तन से होने वाले हानि को कम करने के लिए पेट्रोल के स्थान पर बिजली से चलने वाले वाहनों का उपयोग करेंगे, कागज की बर्बादी नहीं करेंगे, पेड़ लगाएंगे, जैविक ईंधन की जगह LPG गैस का उपयोग करेंगे। की चर्चा का विषय है बाल विवाह।
अभी खेलने के दिन मेरे, हुआ न बचपन पूरा है। कच्ची कली थी बगिया की, बचपन अभी अधूरा है। अभी वृद्ध की बेल हूँ, थोड़ी सी बढ़ जाने दो। अभी ब्याहने की क्या जल्दी, थोड़ा लिख पढ़ जाने दो। अभी ब्याहने की क्या जल्दी, थोड़ा लिख पढ़ जाने दो। जी हाँ, ये एक बेहद दुखद वास्तविकता है कि भारत एक प्रगतिशील देश होने के बावजूद आज भी विश्व का सर्वाधिक बाल विवाह इसी देश में होता है, जहाँ मासूमियत, मौज मस्ती, खेल कूद, बदमाशियाँ और बहुत सारी ऊर्जा यानी कि बचपन, जीवन का वह स्वर्णिम दौर जब किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई जवाबदेही नहीं होती। सब कुछ नया होता है, रंग बिरंगी दुनिया उन्हें अपनी ओर खींच रही होती हैं और इन सब के बीच जाने अनजाने वे बेफिक्री में जीवन के नित नए पाठ सीख रहे होते हैं। कोई डांटे तो माँ के आंचल में जाके छुप जाना, परियों के किस्से कहानियाँ सुनना, कल्पना की अलग दुनिया में सपने बुन रहे होते हैं और अचानक बड़ी ही क्रूरता के साथ उनसे उनका बचपन छीन लिया जाता है। अल्हड़ता और मनमौजी की उम्र में उन्हें विवाह जैसी बड़ी जिम्मेदारी के तले कुचल दिया जाता है। विडंबना ये है कि ये क्रूरतापूर्ण कार्य कोई दूसरे नहीं करते, उनके अपने ही माँ बाप और परिजनों द्वारा किया जाता है। बाल विवाह जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि उन नाबालिगों के मध्य विवाह जिनमें लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम और लड़कियों की उम्र 18 वर्ष से कम होती है। यह वह उम्र होती है जिसमें बच्चे का मानसिक स्तर उतना विकसित नहीं होता कि वह विवाह जैसी बड़ी जिम्मेदारी को जान सके या निभा सके। बच्चे की खेलने और पढ़ने की उम्र में उन्हें विवाह जैसे बंधन में बांध दिया जाता है। इस परंपरा के से उनके परिवार ही तबाह नहीं होते, बल्कि ये एक ऐसी सामाजिक आपदा है जो अनेक नई आपदाओं को जन्म देती है। शिक्षा का अभाव की समस्या, कुपोषण की समस्या, लड़कियों में खून की कमी की समस्या, यहाँ तक कि लड़कों में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से इससे जुड़ी है। बच्चियां कम उम्र में ही मां बनने के कगार पर आ जाती हैं। कम उम्र में अपरिपक्व शरीर में बालिका द्वारा गर्भ धारण करने का परिणाम माता का शरीर पूर्ण रूप से विकसित न हो पाना तथा गर्भपात, कम वजन और कुपोषित बच्चों को जन्म देना, माता में कुपोषण होना, अनेक किस्म की बीमारियों से ग्रसित हो जाना, यहाँ तक कि कई मामलों में मातृ मृत्यु तक हो जाती है। बाल विवाह बच्चों की सेहत के लिहाज से ही खतरनाक नहीं है, बल्कि उनके व्यक्तिगत विकास के लिहाज से भी खतरनाक है। शिक्षा, जो उनके भविष्य का उज्जवल द्वार माना जाता है, हमेशा के लिए बंद हो जाता है। शिक्षा से वंचित रहने के कारण वह कभी शिक्षा का महत्व समझ ही नहीं पाते। खासकर लड़कियों के शोषण का बहुत बड़ा कारण अशिक्षा है। बाल विवाह जैसी सामाजिक आपदाओं का मुख्य कारण सोच की संकीर्णता, अंधविश्वास, जागरूकता की कमी, निम्न आर्थिक स्थिति तथा सकारात्मक सोच की कमी है। शिक्षा हमारी सोच तथा समझ को बदलती है, इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाएं और समाज को जागृत करने में योगदान दें। जिस उम्र में बच्चों को अपने स्कूल में रहना चाहिए या फिर खेल के मैदान में होना चाहिए, उस उम्र में वे बेहद तनाव भरा जीवन, चिंता तथा अपनी उम्र से कहीं बड़ी जिम्मेदारी निभाने में उनकी मासूमियत और बचपना कहीं खो जाता है और वे कभी लौट कर नहीं आता। वे अपनी उम्र से कई गुना बड़े दिखने लगते हैं। जिनकी गुड़िया से खेलने की उम्र अभी गई भी नहीं होती, वे अपने बच्चों को संभाल रही होती हैं। एक चॉकलेट पे मचलने वाली बच्ची का बचपना बाल विवाह की भेंट चढ़ जाता है। बाल विवाह की परंपरा कहें या माँ बाप की सोच, जो अपने बच्चों का भला करने या बेहतर भविष्य बनाने के चक्कर में उनके जीवन को उजाड़ देते हैं।
बच्चों को ऐसे बंधन में बांध देते हैं जिनकी उन्हें समझ तक नहीं होती। बिहार की गिनती देश के पिछड़े हुए राज्यों में होती है, जहां ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रथा बिना रोक टोक आज भी चल रही है। बहु आपदा प्रदेश होने के कारण ये राज्य हर साल बाढ़, भूकंप तथा सूखे जैसे अनेक आपदाओं की मार झेलता है और इन आपदाओं से सर्वाधिक गरीब तबके के लोग प्रभावित होते हैं, जो अपनी निम्न आर्थिक स्थितियों के कारण इस प्रथा को स्वीकार करने के लिए विवश हैं। इन लोगों की आर्थिक स्थिति बेहद कमज़ोर होती है। लंबा चौड़ा परिवार, आय के अत्यंत सीमित साधन तथा न्यूनतम जीवन स्तर, ये लोग औपचारिक शिक्षा के पक्ष में भी नहीं रहते, इसलिए शिक्षा भी इनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला पाती। इनके जीवन का एकमात्र महत्वपूर्ण लक्ष्य अपने बच्चों की शादी होता है। माता पिता खर्च बचाने के लिए अपनी बेटी की कम उम्र में विवाह करके समझते हैं कि इससे उनका जीवन सुखद हो जाएगा, जबकि वे ये भूल जाते हैं कि कम उम्र की ये बच्चियां नए जीवन के लिए परिपक्व नहीं हैं। लिंग के आधार पर प्रचलित भेदभाव के कारण बेटियों के जीवन का एकमात्र ध्येय विवाह मान लिया जाता है। बाल विवाह परंपरा ने अनेकों बाल विधवाओं को जन्म दिया है तथा जनसंख्या विस्फोट में बहुत बड़ा सहायक रहा है, जिसके कारण राज्य में पिछड़ेपन की स्थिति और दरिद्रता की स्थिति में बहुत बड़ा योगदान हुआ है। यदि इस पर अब भी नियंत्रण नहीं किया गया तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। देश में बाल विवाह के खिलाफ भले ही कानून बन गए हों, शादी के लिए वैध उम्र की सीमा भले ही तय कर दी गई है, लेकिन ये सारे कानून बंधन परिणय सूत्र में बंधने वाले के लिए बेमायने हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद हमारे देश में बाल विवाह जैसी कुप्रथा का अंत नहीं हो रहा। यूनिसेफ का रिपोर्ट यह खुलासा करता है कि 47% बालिकाओं की शादी 18 वर्ष से कम में हो जाती है तथा 22% बालिकाएं 18 वर्ष से पहले ही मां बन जाती हैं। यह रिपोर्ट हमारे सामाजिक जीवन के उस स्याह पहलू की ओर इशारा करता है जिसे अक्सर हम रीति रिवाज या परंपरा के नाम पर अनदेखा करते हैं। यहाँ तक कि स्वयंसेवी संगठन भी इस बारे में बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन हकीकत में कोई ठोस कदम नहीं उठाते। सरकार ने कानून तो बना दिया है, लेकिन हकीकत ये है कि कई गांवों में ये कानून बना ही टूटने के लिए है। प्रशासन को सपना तो नहीं आएगा कि कहाँ बाल विवाह हो रहा है। वो तभी कार्रवाई करते हैं जब ठोस सूचना मिलती है, लेकिन जहाँ पूरा गांव ही बाल विवाह का पक्षधर हो, तब कौन किसकी शिकायत करेगा। बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार ने बाल विवाह निषेध अधिनियम कानून पास किया है, जिसके तहत लड़के और लड़की के मध्य विवाह के लिए एक निर्धारित उम्र तय की गई है। ये अधिनियम शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यदि इससे कम उम्र में विवाह होती है तो विवाह करवाने वाले या करवाने में मदद करने वाले पंडित, बाराती, ऐसे विवाह में शामिल होने वाले अतिथि, यहाँ तक कि हलवाई को भी दंडित किए जाने का प्रावधान है। यह दंड कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है। बाल विवाह एक सामाजिक आपदा है, जिसके खात्मे या निवारण के लिए समाज को ही आगे आना होगा। सिर्फ सरकारी कानून या योजनाओं से इसका खात्मा मुश्किल है। विश्व का 1/3 बाल विवाह भारत में होता है, जिसमें बिहार में 64% बच्चियों की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में हो जाती है। ये बालिकाएं स्वाभाविक विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है। उन्हें आगे बढ़ने का समुचित अवसर नहीं मिल पाता और एक अभिशाप के रूप में बच्चों का भविष्य खतरे में डाल रहा है। जरूरी है कि बच्चों को इस अनैतिक अपराध से सुरक्षित किया जा सके। ग्राम पंचायत
जो सरकारी तथा सामाजिक दोनों इकाई के रूप में यदि अपना दायित्व पूर्ण रूप से तथा सख्ती से इसकी रोकथाम में लगा दे तो काफ़ी सहायक हो सकता है। अगर हर पंचायत सोच ले कि वो अपने इलाके में इस सामाजिक आपदा को नहीं पनपने देंगे, विद्यालयों में तथा आसपास में अनेकों तरह की जागरूकता अभियान चलाकर जैसे कि नुक्कड़ नाटक, चित्रकला प्रदर्शनी, कविता लेखन तथा भाषण द्वारा लोगों को की मानसिकता में बदलाव लाएं और इस सामाजिक आपदा से बच्चों को बचाया जा सकता है। आइए हम सब मिलकर एकजुट होकर बाल विवाह मुक्त बिहार बनाएं। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज आपने अपने बाल अधिकार के बारे में जाना, साथ ही सामाजिक कुरीतियाँ एवं बुराइयाँ जैसे कि बाल विवाह, बाल शोषण, बच्चों से छेड़छाड़, इन सब के रोकथाम के संबंध में भी जानकारी प्राप्त किया। तो उम्मीद करता हूँ आज जो आपने सीखा वह आपके बहुत काम आएगा, चाहे वो बाल अधिकार के बारे में हो या सामाजिक कुरीतियों के बारे में हो। तो बच्चों, अब वक्त है आज के क्विज का। तो आप लोग तैयार हैं क्विज के लिए, लेकिन आपको करना क्या होता है, आपको प्रश्नों को ध्यान से सुनना होता है, उसके विकल्पों का सही चयन करना होता है। इसके पश्चात हम आपको एक गृह कार्य भी देते हैं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं क्विज के लिए और गृह कार्य के लिए? तो चलिए क्विज प्रारंभ करते हैं। आज के सत्र के सवाल आपके सामने हैं। पहला सवाल, निम्न में से जल संरक्षण का मुख्य तरीका कौन है? इसके विकल्प हैं। पहला, घर के पाइप एवं नल से टपकने वाले पानी को रोककर। दूसरा, घर के छतों पर वर्षा के पानी का संग्रह कर। तीसरा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जल संचयन की व्यवस्था कर। और चौथा, सोख्ता गड्ढा का निर्माण कर। पांचवा, उपरोक्त सभी। बच्चों, इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, अर्थात जल संरक्षण के लिए घर के पाइप एवं नल से टपकने वाले पानी को रोकना बहुत जरूरी है। घर के बारिश के समय जो घर के छतों पर पानी जमा होता है उसका भी संग्रह किया जाए। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जल संचयन की व्यवस्था बहुत जरूरी है और जगह जगह सोख्ता गड्ढा का निर्माण करना चाहिए जिससे कि पानी जमीन के अंदर पुनः चला जाए। दूसरा सवाल, वायु प्रदूषण से हमारे शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? इसके विकल्प हैं। पहला, हृदय। दूसरा, फेफड़ा। तीसरा, छोटी आंत। चौथा, किडनी। बच्चों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आपको ध्यान देना। इसका जवाब फेफड़ा। वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला अंग है फेफड़ा। तीसरा सवाल, वायु प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? इसके विकल्प हैं। पहला, अस्थमा। दूसरा, फेफड़े का कैंसर। तीसरा, हृदय की बीमारी। और चौथा, उपरोक्त सभी। बच्चों, अभी आपने देखा कि कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है और अब सवाल है कौन सी बीमारी होती है। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, अर्थात वायु प्रदूषण से अस्थमा का खतरा बढ़ जाता है, फेफड़े का कैंसर होने का खतरा रहता है और हृदय की बीमारी भी होती है। चौथा सवाल, खेती योग्य जमीन में प्रदूषण के मुख्य कारण कौन है? इसके विकल्प हैं। पहला, रासायनिक खाद का अत्यधिक प्रयोग। दूसरा, पॉलीथीन का उपयोग। तीसरा, कीटनाशक दवाओं का अत्यधिक प्रयोग। और चौथा, उपरोक्त सभी। बच्चों, इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, अर्थात खेती योग्य जमीन में प्रदूषण रासायनिक खाद के अधिक प्रयोग से भी होता है और कीटनाशक दवाओं का अधिक प्रयोग करने से भी होता है। और एक इम्पॉर्टेंट है कि पॉलीथीन जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसे जो इस तरह से बिना डिस्ट्रॉय किए फेंक देते हैं तो वह भी उस जमीन में प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारण होता है। पांचवा सवाल, निम्न में से कौन सा पौधा सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है? इसके विकल्प हैं। पहला, बरगद। दूसरा, पीपल। तीसरा, खजूर। चौथा, महुआ। बच्चों, इसका सही जवाब है पीपल। पीपल एक ऐसा पौधा है जो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा रिलीज करता है। छठा सवाल,
चाइल्ड लाइन का नंबर निम्न में से कौन है? इसके विकल्प हैं, पहला 1098, दूसरा 1068, तीसरा 1078, चौथा 1088। बच्चों, इसका जवाब तो आप लोगों को निश्चित ही पता होगा। इसका सही जवाब पहला अर्थात 1098। इसे हम 10, 9, 8 भी कह सकते हैं। अभी तक हमने आपसे 6 प्रश्न पूछे। अब वक्त है गृह कार्य। आज आपने बाल विवाह, बाल शोषण तथा बाल श्रम की रोकथाम के बारे में जाना, जो कि सामाजिक कुरीतियों के रूप में हमारे समाज में व्याप्त है। अब आपको करना क्या है? अपने इन अधिकार के उपयोग तथा बाल विवाह, बाल शोषण एवं बाल श्रम की रोकथाम के बारे में अपने जो आज सीखा उस जानकारी को अपने माँ, पिताजी, भाई बहन एवं अपने मित्रों तथा सहपाठियों को दें। तो बच्चों, यह था इस सप्ताह का क्विज और गृह कार्य। अगले शनिवार को हम फिर मिलेंगे एक नए क्विज, एक नए गृह कार्य के साथ। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार बच्चों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार। बच्चों, आज तक आपने विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जाना और सीखा था, मगर आज का ये कार्यक्रम आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों को सामाजिक आपदाओं की रोकथाम के विभिन्न तरीकों और उपायों के बारे में आपने जाना और समझा। साथ ही आप लोग को सामाजिक आपदाओं जैसे कि बाल विवाह, बाल शोषण एवं बच्चों से छेड़छाड़ के रोकथाम के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया और आपके निहित अधिकारों जैसे कि जीने का अधिकार, सहभागिता का अधिकार और सुरक्षा के अधिकार के बारे में भी बताया गया। और इन सभी से जुड़े हुए बहुत से प्रश्न पूछे गए और आप लोग को होमवर्क भी दिया गया, जो कि आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों, आज के इस कार्यक्रम में आपने जो भी जाना वो सभी बातें आप अपने मित्रों, परिजनों, दोस्तों को ज़रूर बताएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अगले शनिवार को फिर से आपके साथ एक नए विषय पर बहुत सारी जानकारियां लेकर मिलती रहूंगी। तो हर शनिवार को सुबह 9 बजे डीडी बिहार चैनल पर और शाम को 4 बजे ये कार्यक्रम देखना ना भूलें। अपने आप को सुरक्षित रखें। तो अगले शनिवार को मैं आपका इंतज़ार करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।